आज का हमारा हेडिंग है त्रिज्या अनुपात। इसी को हम बोलते हैं रेडियस रेशियो। अच्छा बताइए, आयनिक ठोस में दो तरह का आयन होता था, एक होता था धनायन और एक होता था ऋणायन। तो ये बड़ा सिंपल चीज है। आयनिक ठोस में धनायन की जो त्रिज्या होती है वो, और ऋणायन की जो त्रिज्या होती है वो, इस दोनों का जब आप अनुपात निकालते हैं तो उसी को कहा जाता है त्रिज्या अनुपात। इसीलिए परिभाषा लिखा हुआ है, आयनिक ठोसों में धनायन की त्रिज्या तथा ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। क्लियर है? ये फॉर्मूला लिख लेंगे। यहाँ पर रेडियस ऑफ केटाइन लिखा हुआ है, नीचे रेडियस ऑफ एनाइन लिखा हुआ है। चूंकि केटाइन पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव ना, इसीलिए ना दो तीन तरह से इसको लिखा जाता है। रेडियस रेशियो बराबर आप लिख सकते हैं रेडियस ऑफ केटाइन बटे रेडियस ऑफ एनाइन, या लिख सकते हैं शॉर्टकट में आर सी बाय आर ए, या बराबर में लिख सकते हैं आर प्लस बाय आर माइनस। यहाँ पर प्लस किसको इंडिकेट कर रहा है? केटायन को, रेडियस ऑफ केटायन को, और आर माइनस रेडियस ऑफ एनायन को। ये अलग अलग तरह से ऐसे लिखा जाता है, तो सारी बातें लिखी गई है। और अब पानी भेजवा देना माधव। चेंज करें? हिंदी में यदि आप पूरा लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? हाँ, धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या। लिखिए नीचे एरो देकर। कोई बात नहीं, आगे लिखिए। अब नहीं लिखे तो भर दिन एक चीज उतारते रहिए। लिखिए, बतियाइए, नहीं तो फिर ये आगे बढ़ जाएगा, लिख नहीं पाइएगा। बहुत बतियाते रहते हैं आप, बाद में कहते हैं लिखे नहीं। यहाँ जो बातें लिखी गई है वह यह है कि त्रिज्या अनुपात बदलने से आयनिक ठोसों की संरचना बदल जाती है, और यदि आयनिक ठोस की संरचना बदलेगी तो निश्चित रूप से उसमें जो समन्वय संख्या है, जिसको आप कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, वो भी बदल जाएगा। ये लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब प्रॉपर इसका क्या मतलब है आप इसको समझिए इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद। हो गया? चेंज करें? देखिए यहाँ, एक बार हम लेते हैं सी एस एफ, एक बार लेते हैं सी एस सी एल, एक बार सी एस बी आर, और एक बार सी एस आई। यह है सीजियम फ्लोराइड, यह है सीजियम क्लोराइड, यह है सीजियम ब्रोमाइड, यह है सीजियम आयोडाइड। इस चारों में कॉमन क्या है? सीजियम, सी एस। और सी एस ये टूटेगा ना तो ये सी एस प्लस देगा, ये एफ माइनस देगा, ये सी एस प्लस सी एल माइनस सी एस प्लस बी आर माइनस सी एस प्लस और आई माइनस। तो आप एक बात बताइए, एक बार एफ माइनस मिलेगा, एक बार सी एल माइनस मिलेगा, एक बार बी आर माइनस मिलेगा, और एक बार आई माइनस मिलेगा, लेकिन कॉमन केटाइन में तो हर बार कॉमन चीज ना मिलेगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक पार्टिकल छोटा, एक मान लीजिए कि दो पार्टिकल बराबर है, ऐसा मान लीजिए। फिर मान लीजिए कि केटायन छोटा और एनायन थोड़ा बड़ा है। फिर मान लीजिए केटायन का साइज उतना ही है, लेकिन एनायन का साइज और बढ़ गया। और फिर मान लीजिए कि केटायन उतने हैं और एनायन का साइज और ज़्यादा बढ़ गया। तो बताइए, इस अरेंजमेंट इसमें सब में क्या एक ही जैसा अरेंजमेंट आएगा या डिफरेंट अरेंजमेंट आएगा?
डिफरेंट अरेंजमेंट आएगा। दो डिफरेंट टाइप के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जिसमें एक का साइज मान लीजिए फिक्स है और दूसरे का साइज लगातार बदल रहा है, या दोनों का यदि साइज बदल रहा है, तो निश्चित है कि उसके अरेंजमेंट पर प्रभाव पड़ेगा, वो प्रभावित होगा। यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि त्रिज्यानुपात बदलने से आयनिक ठोसों की संरचना बदल जाती है, अतः समन्वय संख्या भी बदल जाती है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टेबल दिया हुआ है, जो कि एक प्रैक्टिकल बात मतलब ये है कि इसको कैलकुलेशन करके प्रायः देखा गया कि ठोस में ऐसा होता है। क्या देखा गया उसको समझिए। यहाँ पर देखिए रेडियस रेशियो लिखा हुआ है इस कॉलम में। ये है रेडियस रेशियो, ये है कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये है उसका आकृति शेप, और ये है उसका एग्जाम्पल। रेडियस रेशियो यदि 0.155 से लेकर 0.255 के बीच में आता है, जितना भी आयनिक सॉलिड है, यदि उसमें रेडियस रेशियो इस रेंज में आता है 0.155 से लेकर 0.255 तक, तो पाया गया है कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है, जिसका शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर, हिंदी में त्रिकोण समतलीय कहते हैं, जिसका कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है। यदि यही 0.255 से लेकर 0.4144 के बीच आ जाए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाता है, ये हो जाता है 4, शेप हो जाता है टेट्राहेड्रल। कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है। 0.414 से लेकर इस रेंज में यदि आ जाए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, शेप होता है ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल कुछ लिखा हुआ है। और यदि ये 0.732 से लेकर 1 के बीच में आ जाए, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, और शेप कैसा हो जाता है क्यूबिक, जिसका कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है। इस पर एक टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जाता है आपसे। पहले आप इस टेबल को उतार लीजिए, फिर हम उस न्यूमेरिकल पर बात करेंगे कि इस पर क्या पूछा जाता है और कैसे पूछा जाता है। और घर पर जाकर एक बार जरूर देखेंगे इसको, इसके क्वेश्चन बैंक को। एक दिन हम बोल रहे थे कि सब आदमी क्वेश्चन बैंक खरीद लो, खरीदा कि नहीं? क्वेश्चन बैंक ले लो, क्वेश्चन बैंक ले लोगे ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा पढ़ाई लिखाई में। हम जो बोलते हैं कि जाके देख लेना ये एग्जाम में आया हुआ है, तो वो सब चीज़ तुमको दिखेगा, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप प्रॉपर डायरेक्शन में चल रहे हैं। हो गया। ठीक है कि नहीं?
हटाएं इसको। अरे हिंदी इंग्लिश सब में लिखने लगा क्या? अब इतना टाइम लगाता है कि अपने लैंग्वेज में चलिए। क्वेश्चन लिखिए। पहले ये बताइए कि ये क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन दिया क्या हुआ है और क्या पूछ रहा है और बनाना कैसे है। देखो क्वेश्चन कहता है कि Na प्लस और Cl माइनस की त्रिज्या 95 तथा 181 पिकोमीटर है। मतलब ये हुआ कि धनायन की त्रिज्या यानी Na प्लस की त्रिज्या 95 पिकोमीटर है और Cl माइनस की त्रिज्या 181 पिकोमीटर है। आपसे क्वेश्चन कहता है तो Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर तथा NaCl क्रिस्टल की आकृति क्या होगी? बताइए, यहाँ से रेडियस रेशियो निकाल सकते हैं, हाँ या ना? 95/181 करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। निकालिए कितना आता है। यहाँ पर सबसे पहला काम है आपका रेडियस रेशियो निकालना। रेडियस रेशियो होता है ना R+/R-। एटायन का साइज त्रिज्या दिया है 95 और एनायन का 181। 95 में 181 से भाग देके बताइए कितना आता है। 0.5424। बताइए ये जो वैल्यू आया ये किस रेंज में है? ये 0.414 से लेकर उसी रेंज में ना आएगा जी। कुछ आंसर इसमें गलत दिख रहा है हमको। हाँ ठीक है, 0.414 से लेकर 0.732 का ना रेंज है वो। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। और शेप कैसा हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। इतना ही करना है। तो इक्वेट करना होता है, ये जो संख्या हमको मिला ये संख्या किस रेंज में आ रहा है उस रेंज में जाके आंसर ढूंढ लेंगे। ये वाला जो रेंज है 0.414 से लेके 0.732 के बीच में आता है और ये वैल्यू कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बता रहा है और ऑक्टाहेड्रल शेप बता रहा है। बस यही आपसे पूछ रहा था। हटाओ वहीं से। आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन है लेकिन इस क्वेश्चन में कोई दम है नहीं। लिखने का मन हो तो घर पर जाके डाटा दिया हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है Zn++ और इसका त्रिज्या दिया हुआ है ना। फिर पूछेगा कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए क्या होगा और संरचना क्या होगा। क्या ऐसा कर नहीं सकते हैं आप? लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, घर पर बना लेना।
और उसके बाद हेडिंग डालो ठोसों में अपूर्णताएं। ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट यहीं पर समाप्त होता है रेडियस रेशियो के साथ है। अब कैलकुलेशन वाला बात समाप्त है, अब थोड़ा जनरल बात है इसमें। ठोस में दोष क्या क्या हो सकता है या ठोस में अपूर्णताएं क्या क्या होती हैं, किस किस तरह की होती है, ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट। और ये सब में कुछ ज़्यादा भारी बात नहीं है, ये सब थोड़ा आसान है, इसलिए फटाफट समझ में आ जाएगा, ये लिख के ख़त्म कर देंगे। लेकिन यहाँ से 5 नंबर का और 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। पटकी दोष, फ्रेंकेल दोष, ये सब यहाँ से आपको पूछा जाता है। हो गया? स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए ठोसों में अपूर्णताएं, इंग्लिश में भी इसको लिखेंगे इम्परफेक्शंस इन सॉलिड, या इसी को आप ठोस में दोष भी कह सकते हैं। थोड़ा इधर देखिए, जैसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट मान लो रेगुलर वे में ऐसे हुआ, बताइए ये रेगुलर अरेंजमेंट है या इरेगुलर अरेंजमेंट? ये रेगुलर अरेंजमेंट। मान लीजिए कि किसी भी कारणवश एक बॉल इस बीच से मिस हो गया, उस बीच में बॉल रहना चाहिए था लेकिन बॉल नहीं है, मतलब अरेंजमेंट के दौरान ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन वहां पर बॉल जा नहीं पाया, पहुंच नहीं पाया। तो बताइए कि इस बिंदु के चारों ओर इसकी जो व्यवस्था है वो अनियमित हो गई कि नहीं? वहां बॉल होना चाहिए था लेकिन बॉल नहीं है। यदि नहीं है तो उस जगह पर डेंसिटी घट जाएगा, उस जगह पर ठोस कमजोर पड़ जाएगा, आया ना? इस जगह पर हो सकता है कंडक्टिविटी बदल जाए, तो बहुत सारी चीजें बदलने लगती है। तो यहां देखिए लिखा हुआ है कि किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों के पूर्ण रूप से नियमित क्रम से किसी भी प्रकार का विचलन उसमें अपूर्णता या दोष कहलाता है। देखिए, अवयवी कणों के पूर्ण रूप से नियमित क्रम में विचलन, अभी ये पूर्ण रूप से नियमित है और इसमें किसी प्रकार का कोई विचलन नहीं है। इसका मतलब हुआ कि इस तरह का यदि बात रहेगा तो इसमें कोई दोष नहीं है। दोष कब होगा? जब यहां से कोई एक कण या उस कण के अगल बगल का जो अरेंजमेंट है वो बदल जाए, तब हम कहेंगे कि इस ठोस में दोष है। इस लाइन को लिखिए तो क्या हुआ, यहां से लिखना है किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों क्या, हाँ लिखना है। अरे यही से हो गया है। किसी भी क्रिस्टल में जो अवयवी कण होते हैं उसके पूर्ण रूप से जो नियमित व्यवस्था होती है, उसमें किसी भी प्रकार का गड़बड़ी, उस नियमित व्यवस्था में किसी भी प्रकार का अव्यवस्था ही ठोस का दोष कहलाता है।
और अव्यवस्था का यहाँ क्या मतलब है वही हम आपको समझा रहे थे कि जो बॉल जहां रहना चाहिए था वहां पर यदि है तो कोई दोष नहीं है, लेकिन यदि एक आध गो बॉल मिस कर गया या दो चार गो बॉल लगातार मिस कर गया तो कहा जाएगा कि उस ठोस में दोष है। यह दोष दो प्रकार का होता है, एक होता है बिंदु दोष और एक होता है रेखीय दोष या रैखिक दोष। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है लीनियर डिफेक्ट। आपको लीनियर डिफेक्ट नहीं पढ़ना है, लीनियर डिफेक्ट आउट ऑफ सिलेबस है, आपको पढ़ना है पॉइंट डिफेक्ट के बारे में, बिंदु दोष के बारे में। तो लिख देंगे ठोसों में, ठोसों की अपूर्णताएं दो प्रकार की होती है। पहला लिखेंगे बिंदु दोष, दूसरा लिखेंगे रैखिक दोष। रैखिक दोष पढ़ना नहीं है। हालांकि आप रैखिक दोष को समझ लीजिए कि रैखिक दोष क्या है। बिंदु दोष तो खैर पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ना है, रैखिक दोष होता क्या है उसको आप समझ लीजिए। जैसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज हो रहा था, देखिएगा ध्यान से। इस तरह से मान लो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज हो रहा था, पहले बताइए तभी इसमें कोई दोष भी है? इसी गेंद पर गेंद डालते जाएंगे तो अपना पूरा का पूरा ठोस बन जाएगा ना। इसमें भी कोई दोष नहीं है। इसमें दोष दो प्रकार का हो सकता है। मान लीजिए कि एगो ये वाला बॉल अपने स्थान से अगर मिस हो जाए, विलुप्त हो जाए, तो बताइए दोष हुआ कि नहीं हुआ? इसको कहेंगे हम लोग बिंदु दोष, क्योंकि केवल एक पॉइंट पर दोष आया है। लेकिन मान लीजिए कि तीन चार गेंद लगातार गायब हो जाए एक लाइन से, तो ये क्या कहलाएगा? रेखीय दोष। ये रेखीय दोष आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है किसके बारे में? बिंदु दोष के बारे में। तो स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए बिंदु दोष पॉइंट डिफेक्ट्स। ये सब इतना हल्का चीज है ना कि अपनों किताब में पढ़ता तो तुमको समझ में आ जाता। इससे पीछे जो था वो अपने से पढ़ के समझ में नहीं आ पाता है। ये सब तो बहुत साधारण और सिंपल चीज है। देखिए लिखा हुआ है कि किसी रवादार पदार्थ में एक बिंदु या एक परमाणु के चारों ओर आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन क्या कहलाता है? बिंदु दोष। गौर कीजिए, एक बिंदु या एक परमाणु ने बोला गया है। उम्मीद करते हैं बुधवार को ये चैप्टर समाप्त हो जाना चाहिए। आज सोमवार है ना, कल और परसों में शायद हो जाएगा। हालांकि कुछ एक्स्ट्रा बात इसमें और भी है, यदि वो करेंगे तो एक दो दिन क्लास और लग जाएगा। कुछ क्वेश्चन है इसका जो पूछता है तो देख लेते हैं, सब कुछ करवा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। क्या हो गया लिखा हुआ? अब जानिए बिंदु दोष भी तीन प्रकार के होते हैं। आगे चल के ये बिंदु दोष को फर्दर क्लासिफाई किया गया है कितने भाग में? तीन भाग में। एक को कहा जाता है स्टेचियोमेट्री दोष, एक को कहा जाता है नॉन स्टेचियोमेट्री दोष, और एक को कहा जाता है अशुद्धता दोष। वो सब जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो सीक्वेंस में हम चल रहे हैं तो समझ, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? चेंज करें इसको? क्या हुआ? किसी रवादार पदार्थ में और कुछ गड़बड़ है क्या? क्या बोलना चाह रहे हो? खड़ा होके बोलो, कौन बोल रहा है, कहां से बोल रहा है, पता भी नहीं चल क्या बोल रहे हैं। किसी रवादार पदार्थ, रवादार पदार्थ मतलब ठोस होता है। रवा का मतलब ठोस होता है, क्रिस्टल होता है। यहाँ जो लिखा हुआ है ना किसी रवादार पदार्थ में, इसका मतलब हुआ किसी ठोस पदार्थ में या किसी क्रिस्टलीय पदार्थ में। रवादार का मतलब ही ठोस होता है। ढेला समझते हो?
वही हुआ ये। चक्कर लाने कभी गया है? उस चीज को बोलने में लोग इस शब्द का यूज करते हैं। रवादार शक्कर दीजिए, मतलब जो ढेला में है वो दीजिए, वो पिघला हुआ शक्कर होता है। तिहरी नली बिंदु दोष के प्रकार। बोला गया था ये 3 प्रकार के होते हैं, तीनों को हिंदी और इंग्लिश में लिखिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों दोनों में लिखेंगे यहाँ पर। और आगे जब आप हेडिंग डालेंगे तो वहां पर इंग्लिश नहीं लिखेंगे। थोड़ा ध्यान से सुनिए जो बोल रहे हैं। बिंदु दोष के प्रकार आप पहले ये तीनों लिख लीजिए, स्टिचियोमेट्री दोष, नॉन स्टिचियोमेट्री दोष और अशुद्धता दोष। ये तीनों लिखने के बाद स्टार लगा के लिखना स्टिचियोमेट्री यौगिक, यह एक डिफरेंट चीज है। इस यौगिक को तुम जब समझोगे तभी तुमको ये और ये वाला डिफेक्ट समझ में आएगा कि क्या है। तो तुरंत हम डिफेक्ट नहीं बता रहे हैं, पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, उसके बाद स्टिचियोमेट्री की यौगिक को समझ लीजिए, तब फिर हम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से चलेंगे, जहां पर आप सिर्फ हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश नहीं। अभी जो है बोर्ड पर सब लिखिए, मतलब यहां तक पहुंचिए तो आप। क्या हेडिंग हो गया? देखिए, स्टेचियोमेट्रिक यौगिक और नॉन स्टेचियोमेट्रिक यौगिक को पहले समझिएगा थोड़ा बढ़िया से, कंसेप्चुअल चीज है ये। मिटाएं इसको। तो रुकने पता ना। देखो यहाँ बोर्ड पर, ये किसका फॉर्मूला है? नमक का नाम क्या है इसका? NaCl नाम है इसका। सोडियम क्लोराइड है। तुम सब पागल हो गए हैं। सामने वाले को भी पगला देगा। बोले इसका नाम क्या है? NaCl नाम है इसका। सुनिए, अब मान लीजिए कि किसी बर्तन में NaCl भर के रखा हुआ है, यानी नमक ही न रखा हुआ है। तो आप बताओ कि इसमें Na+ भी होगा और इसमें Cl- भी होगा। अब आप ये बताइए कि इस अनुसूत्र से क्या स्पष्ट पता चल रहा है कि जितना सोडियम का आयन होगा उतने ना क्लोरीन का आयन होगा। मतलब जितना सोडियम का एटम होगा उतना ही ना क्लोरीन का एटम होगा। आप देख रहे हैं ये वन इज, यहां पर कुछ नहीं है तो वन, यहां पर कुछ नहीं है तो वन। बताइए, ये दोनों का दोनों परमाणु 1:1 के अनुपात में होगा। यदि 100 Na+ होगा तो 100 Cl- भी होगा। आया ना? तो ये अनुसूत्र हमको ये समझा रहा है कि इस बर्तन में
जो NaCl का ठोस है उसमें Na और Cl का अनुपात 1:1 होगा। क्लियर है ये? अब हम यदि ठोस बनाना शुरू किए NaCl का, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, इस तरह से बनाना शुरू किए, तो आप ये बताइए कि ये रेगुलर अच्छा वाला अरेंजमेंट है या इसमें कुछ गड़बड़ी आपको दिख रहा है? बताइए, ये और नियमित है या नियमित व्यवस्था है? अनियमित है? ये नियमित व्यवस्था है। यहां इस तरह के ठोस में किसी तरह का कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं है आप इसको समझिए। Na प्लस दूगो तो साथ कभी रह नहीं सकता है। केटाइन केटाइन का भी साथ रहेगा तो अल्टरनेट पोजीशन बढ़ेगा, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, इसी तरह से ना रहेगा। अब देखो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस है, प्लस है, माइनस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, फिर Cl के बाद इधर प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है। अब बताइए कि ये व्यवस्थित है कि नहीं है? ये व्यवस्थित है। इसमें यदि हम एक और लाइन डाल दें तो ये दिखेगा Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस। मान लीजिए ठोस को थोड़ा और बढ़ा दिया गया, यहां पर इस तरह से अरेंज किया। अब जरा बताइए आप कि इसमें Na की संख्या, Na प्लस की संख्या कितनी है? गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। Na प्लस की संख्या कितनी आई? 8। और Cl माइनस की संख्या भी गिनेंगे ना तो 8 ही आए, आया ना? तो अनुसूत्र में जो अनुपात दिया हुआ है, क्या वही अनुपात कुल को देखेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पर 8:8 कीजिएगा तो ये 1:1 ही ना आएगा। इसका मतलब यह एक ऐसा ठोस है जिसमें NaCl की स्टेचियोमेट्री बिल्कुल वही आती है जो उसके अनुसूत्र में आता है। यहाँ पर स्टेचियोमेट्री का मतलब उस परमाणु के उपस्थित अनुपात से है। यहां आया है अनुसूत्र में 1:1, तो हम टोटल देखें तो वहां भी हमको आ गया 1:1। इसका मतलब है कि यह एक स्टेचियोमेट्री यौगिक है, क्योंकि स्टेचियोमेट्रिक यौगिक वह यौगिक होता है जिसमें परमाणुओं का वही अनुपात होता है जो उसके अनुसूत्र में अनुपात होता है। लेकिन जरा सोचिए, इसमें यदि किसी प्रकार का गड़बड़ी हो जाता, यदि यहां से एक Na प्लस गायब हो जाता, मान लीजिए कि यहां से गायब हो गया, अव्यवस्थित हो गया, बताइए ठोस में दोष आया कि नहीं? अब ठोस में दोष आया तो इसका स्टेचियोमेट्री भी बाधित हुआ है। यहां देखिएगा ध्यान से कैसे। Na प्लस पहले था 7, अब कितना हो गया? पहले था 8, अब कितना हो गया? 7। बताइए कि अब जो अनुपात आएगा 7:8 ही कभी भी आएगा? 1:1। अब यदि ऐसा ठोस हो गया है तो ये कहलाएगा नॉन स्टेचियोमेट्रिक यौगिक, क्योंकि इसमें अनुसूत्र का जो अनुपात है एग्जैक्टली वही अनुपात ये ठोस नहीं दे रहा है। यदि आप इसका अनुपात निकालिएगा, ये 1 आएगा और ये 1 से कुछ कम ना आएगा। मान लीजिए ये आ गया 0.95, तो वो अनुपात आना चाहिए था 1:1, ये आ क्या रहा है 0.9 या 0. मान लीजिए 9 आ गया। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि ये अनुपात उस अनुपात के बराबर नहीं है। तो जिस ठोस में अनुपात बराबर नहीं हो अनुसूत्र के, कहेंगे नॉन स्टेचियोमेट्रिक यौगिक है, और जिसमें बराबर हो उसे हम कहेंगे स्टेचियोमेट्रिक यौगिक है। अब जरा सोचिए कि एक Na प्लस गायब हुआ तो इसका स्टेचियोमेट्रिक गड़बड़ आया। यदि एक Cl माइनस भी गायब हो जाता तो कौन चीज इक्वल हो जाता? अनुपात। तो आप बताइए कि एक Na प्लस और एक Cl माइनस दोनों को गायब कर दें तो इसकी स्टेचियोमेट्री बाधित नहीं होगी, लेकिन किसी एक को गायब कर दें तो स्टेचियोमेट्री बाधित होगी। इसका मतलब यह है कि दोष स्टेचियोमेट्रिक यौगिक में भी हो सकता है और दोष नॉन स्टेचियोमेट्रिक यौगिक में भी हो सकता है। देखिए कैसे, समान संख्या में गायब हुआ तो स्टेचियोमेट्रिक ही रह गया, लेकिन दोष तो आ गया। समझ रहे हैं आप इस बात को? और यदि कोई एक गायब हुआ तो स्टेचियोमेट्री भी बाधित हो गया, यानी नॉन स्टेचियोमेट्रिक भी हो गया और दोष भी आ गया। इसीलिए आगे दोष में स्टेचियोमेट्रिक दोष भी आपको पढ़ना है और नॉन स्टेचियोमेट्रिक दोष भी आपको पढ़ना है, और तीसरा अशुद्धता दोष है, वो एक डिफरेंट टाइप है, वो आप पढ़ेंगे तो अपने समझ में आ जाएगा। पहले आप ये बताइए कि स्टेचियोमेट्रिक यौगिक और नॉन स्टेचियोमेट्रिक यौगिक को समझे आप? अब देखिए इसका क्या परिभाषा लिखा हुआ है, उसको आप ध्यान से देखिए।
देखो लिखा हुआ है वह आयनिक यौगिक जिसमें कुल धनायन और कुल ऋणायन का अनुपात बिल्कुल वही होता है जो उसके आणविक सूत्र में धनायन तथा ऋणायन का अनुपात होता है, उसे हम स्टिचियोमेट्रिक यौगिक कहते हैं। और यदि ये अनुपात बराबर ना हो तो उसी को हम नॉन स्टिचियोमेट्रिक यौगिक कहते हैं। क्लियर है ये? उतारेंगे डिफिनेशन। इस चैप्टर में आप उम्मीद कर सकते हैं कि बृहस्पतिवार से या शुक्रवार से आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 3, नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा रासायनिक अभिक्रिया से कैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है और करंट इलेक्ट्रिसिटी से कैसे रासायनिक अभिक्रिया को कराया जाता है। इतना सारा हम बैटरी का यूज करते हैं, कैसे वो बैटरी टॉर्च को जला देता है या इतना सारा सिस्टम बैटरी पर चलता है, ये सब कैसे होता है, ये सब आप सीखेंगे वहां पर। आप सीखेंगे कि कौन सा बैटरी चार्जेबल होता है, कौन सा बैटरी चार्जेबल नहीं होता है, क्यों कोई चार्जेबल होता है और क्यों कोई चार्जेबल नहीं होता है। इन सब बातों को वो जो थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है हमारे दैनिक जीवन में जानना इस चीज़ को, क्योंकि हम इसको देखते हैं लेकिन ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा तो सब दिन आपको समझ में आ जाएगा कि उसका क्या सिस्टम है। अपने बाल बच्चे को भी समझा सकते हो। अरे ख्वाब मत देखो, ब्याह शादी नहीं होगा तुम्हारा तो पढ़ाई लिखाई करेगा नहीं, कुत्ता नहीं पूछेगा। हम लोग इतना पढ़े लिखे, बताओ उसके बाद इतना इतना लेट से शादी हुआ हो। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? चलो बदलें इसको। सुनिए अब यहाँ, अभी जो आप डिफिनेशन लिख रहे थे वो किसका था? स्टेचियोमेट्री यौगिक का। तो यहीं पर हम लिख सकते थे ना नॉन स्टेचियोमेट्रिक यौगिक। परिभाषा ये यहाँ लिखा हुआ था बिल्कुल वही होता है, उसमें लिखते बिल्कुल वही नहीं होता है। तो यहाँ पर हम नॉन स्टेचियोमेट्रिक यौगिक की परिभाषा लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं यदि आप स्टेचियोमेट्रिक यौगिक को समझ गए हैं तो नॉन स्टेचियोमेट्रिक यौगिक को भी आप खुद से कर सकते हैं, यदि कहीं पूछ दिया तो। और आप कहिएगा कि नहीं सर हमारा यो लिखाइए देते, तो आप यकीन मानिए तब आप यो नहीं लिखे। कॉपी में लिखना नहीं होता है, वो माथा में लिखना पड़ता है साइंस को। जैसे ही लोग लिखती है सुनो, ये लोग हाथ में लिख लेते हैं यहाँ पर, नीचे उतरेंगे दोनों को माथा पर नाम, इस दोनों का भी नाम लिखेंगे इस दोनों का। अरे बहुत लाएगी नहीं, भीड़ भाड़ यहाँ ज्यादा रहता है ना। ये सब दोनों बहुत सेफ जोन में रहती है, ध्यान रखती है विशेष। नाम हाथ पर इन्हें लिख के रखेंगे, इन्हें लिख के रखेंगे। हम भी थोड़ा विशेष कर देते हैं, थोड़ा माथा पर लिख देते हैं, कहीं भुतलाने वाला बात ही नहीं है। स्केच अभी थोड़ा स्केच मतलब थोड़ा बढ़िया वाला परमानेंट वाला ढूंढ के रखो तो परमानेंट मार्कर से लिख देंगे नाम माथा पर। चलिए अब यहां से एक नंबर हेडिंग डालिए तो, स्टिचियोमेट्रिक दोष। दो गो कलाकार पीछे बैठल है, वो दोनों कलाकार है। कौन पगलाई हूँ? सुबह सुबह उठती है, चंदन टिक्का करके पहुंच जाती है।
हाथी ने ऐसा सीधे चंदन कर लेते। नहाना और नहीं है, बस खाली चंदन कर लेना है भगवान के आगे में। भगवान यहीं से नहीं इंटर करते हैं। जैसे देखो, चंदन, सुनो इधर हम बताते हैं, चंदन जैसे लगा ली, भगवान जैसे आ रहे हैं, उनको रास्ता दिखता है, हाँ चंदन है लगा हुआ, इसके माथा में समा जाना है। भगवान है। पढ़ाई लिखाई सारे वैसे महंत बनी हुई है। भगवान कब माथा देंगे लड़की लोग को। टॉप पर नहीं करती है इसलिए टॉप करवाया जाता है। बिहार बोर्ड है, आईआईटी में क्या लड़की टॉप करती है? कहाँ चला जाता है नॉलेज? सरकारें है चुट्टा है यहाँ का तो। अब राजनीतिक है। जो टॉप की है उसको थोड़ा हमारे सामने में लाके बैठा दे, उसका हम टॉपर दिखाते हैं कि कितना टॉपर है वो। अब सेटिंग है। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए, एक मिनट रुक जाइए, आप बड़ा खराब टॉपिक डिस्कस कर दिए हैं, तो ना तनी हमारा बात सुन लीजिए। टॉपर्स वेरिफिकेशन का कुछ बात जानते हो? टॉपर का वेरिफिकेशन होता है, ये पता है कि नहीं? नहीं पता है तो सुन लो, सुनो इधर, रुको, रुक जाओ, लिखना बंद करो, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, बहुत ही सुन के अच्छा लगेगा तुमको। बोर्ड का एग्जाम होता है, बोर्ड का एग्जाम जब होता है और जब कॉपी चेकिंग होती है, कॉपी जो चेक करता है वो हम आप नहीं ना करते हैं। एक जो जेन्युइन टीचर होते हैं वही ना कॉपी को चेक करते हैं, और ढंग से ही करते होंगे। जब वहां पर नंबर सबसे ज्यादा आ जाता है और कॉपी से पता चल जाता है कि पूरे बिहार में इस लड़का को, इस लड़की को सबसे ज्यादा नंबर आया है, तो आप हमको अब ये बताइए कि फिर दोबारा उस लड़का लड़की को बुला के उसका वेरिफिकेशन क्यों किया जाता है कि भाई ये बच्चा टॉप किया है कि नहीं, ये जेन्युइन है कि नहीं? इसका मतलब है या तो आपको अपने परीक्षा सिस्टम पर विश्वास नहीं है, या फिर जो टीचर कॉपी चेक कर रहे हैं उन पर विश्वास नहीं है कि उनको कॉपी चेक करने आया कि नहीं, बिना मतलब का 99 में 100 दे दिए। आया ना? तो ये वेरिफिकेशन इसलिए होता है कि 2018 में एक लड़की टॉप की थी, रूबी रॉय। तो उसको जो है सो पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस को प्रोटिकल साइंस बोल रही थी, और बोल रही थी कि पॉलिटिकल साइंस में जो है खाना और बनाना सिखाया जाता है, कभी कभी हलवा और बनाने का मन हो और खाने का आपका मन हो तो बताइएगा, हम बढ़िया बनाते हैं। समझ रहे हैं? तो उसके बाद क्या हुआ कि ये सब, रूबी रॉय जो टॉप की थी वो सेटिंग से टॉप की थी, और उसको बुझने कुछ नहीं आता था, कुछ भी बुझने नहीं आता था। तो हुआ क्या, इससे पहले टॉपर वेरिफिकेशन 2018 से पहले टॉपर्स वेरिफिकेशन नहीं होता था। तो हुआ क्या कि बिहार सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए क्या किया कि जब टॉपर्स का लिस्ट आ जाता है ना, तो पहले उस सबको बुलाता है कि बेटा ये है, बोलने लगे, मीडिया के आगे में जाएगा तो बोल पाएगा कि नहीं बोल पाएगा। तो वो क्या करता है, वेरीफाई होता है कि नहीं मिला जुला के ठीक है, तो ये मतलब छिप जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो टॉपर्स होते हैं उसमें थोड़ा नॉलेज भी होता है, लेकिन उतना नहीं कि वो टॉप कर जाए। समझ गए? तो यही खेल वेल चल रहा है। और आप जो ये कहते हैं ना कि जब लड़की को दिमागे नहीं होता है तो लड़की टॉप कैसे कर जाती है, तो ये जानबूझ के टॉप करवाया जाता है। सरकार ये साबित करना चाहती है कि लड़की को दिमाग होता है, ताकि समाज में, सुनिए, ताकि समाज में ये जो गैप बना हुआ है ना लड़का लड़की का, पुरुष और महिला का, उस गैप को खत्म किया जा सके। देखो, समाज में इस गैप को खत्म करना जरूरी है, ये हम भी मानते हैं। समाज के उत्थान के लिए लड़का और लड़की दोनों को कंधा से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, लेकिन इस तरह से आरक्षित करके नहीं। ऐसे में तो अपंग बना रहा है लड़की लोगों को। साइकिल दे दिया, चढ़ो बिटिया, स्कूल जाओ, 10वां 11वां में तो हम जबरदस्ती टॉप करा देंगे, और टॉप कराने के बाद तुम रोटी बेलना। ये सच्चाई है, एकदम सच्चाई है ये। लेकिन आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, बिहार सरकार भी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। देखा, मनीष कश्यप को थोड़ा आवाज उठाया, पकड़ के जेल में डाल दिया, कोनो दिन हमरो उठा लेगा। इससे इससे सच्चाई बंद थोड़ी हो जाएगा।
और नहीं इस चीज को साबित करना है तो जो टॉपर है उसको हमारे सामने में बैठा है, हम साबित करके देंगे कि उसी क्वेश्चन में वो फंसेगी, उतना नंबर नहीं आएगा जितना नंबर उसको आया। तब खेल वेल है जी। इसलिए आप लोग पढ़िए, टॉपर ऊपर और फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन पर मत जाइए। जितना हो सके नॉलेज ग्रहण कीजिए, नॉलेज, यही आपको आगे काम देगा। हाँ लिखा रे। हाँ ठीक है, तो छोड़ दे रहे हैं ना। स्टेचियोमेट्री दोष वैसा बिंदु दोष होता है जिसमें किसी ठोस की स्टेचियोमेट्री बाधित नहीं होती। अरे कहाँ को भी बंद कर रहा है, चुप रखो। सुनो पहले किस्सा सुनो, स्टेचियोमेट्रिक दोष वाला अब सुना रहे हैं। देखो एक होता है, सुनो पहले, एक होता है स्टेचियोमेट्रिक दोष और एक होता है नॉन स्टेचियोमेट्रिक दोष, और तीसरा जो है अशुद्धता दोष, ये एक अलग टाइप का चीज है। इस दोनों को तुम अभी समझ लो। स्टेचियोमेट्रिक दोष ठोस का ऐसा दोष होता है जिसमें दोष भी आएगा लेकिन स्टेचियोमेट्री बाधित नहीं होगा। आप देखे थे एक Na प्लस और एक Cl माइनस जब दोनों निकाले तो दोष भी आया लेकिन स्टेचियोमेट्री बाधित नहीं हुआ। लेकिन दोनों में से कोई एक को हटा दे तो दोष भी आएगा और उसमें स्टेचियोमेट्रिक भी बाधित हो जाएगा, और स्टेचियोमेट्री बाधित हो जाएगा तो वो नॉन स्टेचियोमेट्रिक यौगिक न हो जाएगा। तो उस तरह का दोष जहां उत्पन्न होगा वो कहलाएगा नॉन स्टेचियोमेट्रिक दोष, और इस तरह का दोष जहां होगा जहां पर समान संख्या में भागा है तो कहलाएगा स्टेचियोमेट्रिक दोष। स्टेचियोमेट्रिक दोष दो प्रकार का होता है, एक होता है शॉटकी दोष और एक होता है फ्रेंकेल दोष। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप में आता है। तो लड़का लोग, नॉलेज अच्छा लेने के लिए तुमको पढ़ना जरूरी है, बाकी इन लोग का तो सरकार देख ही रही है।